तो माय नेम है सागर। तो आज हम शुरू करेंगे जनरल एग्रीकल्चर, एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। एडवांस का मतलब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये है, जो एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बुक है अशोक सिंह मालवा की, उसके ऊपर रहेगा। ठीक है। साथ में हम कवर करेंगे एनआर सुंडा एंड अरुण कात्यान। ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि आपके पास इन तीनों में से कोई एक बुक होनी चाहिए। अगर आप वीडियो देखोगे तो ये बुक, इसमें से कोई एक बुक साथ लेके बैठो तो को मज़ा आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। वीडियो देख के आप ऐसे ही भूल जाओगे। तो अगर क्योंकि आपको जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगे उसको लिख लेना और साथ के साथ में आपको रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर क्या है कि सोइल का कल्टीवेशन, मतलब सोइल का मैनिपुलेशन, प्लगिंग, होइंग, जो भी करते हैं, सोइल को मैनिपुलेट करके उसके अंदर सीड डालेंगे। सीड ग्रो करेगा, राइज करेगा, मतलब ग्रो करना राइज करना एक ही बात है। आफ्टर दैट वो मैच्योर होगा तो उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो सीड है वो फूड क्रॉप का भी हो सकता है, नॉन फूड क्रॉप का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और एग्रीकल्चर में और क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है और जो फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन है और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन हैं, उनको भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक ब्रॉड टर्म हो गया। ब्रॉड टर्म बोले तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल गया, क्रॉप देखने को मिल गया, आपको लाइव स्टॉक भी उसके अंदर देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट आपको उसमें फॉरेस्ट्री भी देखने को मिलेगा एंड एक्वाकल्चर आल्सो। तो जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो बहुत बड़ा फील्ड है। उसके अंदर आपको क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड एक्वाकल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब का स्टडी जो किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इन सब से मिलके क्या बनता है, एग्रीकल्चर। ठीक है। एंड अब इसकी डेफिनेशन देख लो कि एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, प्लांटिंग, राइजिंग एंड हार्वेस्टिंग both food and non-food crops as well as livestock and include also forestry and aquaculture। तो जो एग्रीकल्चर टर्म है वो किन वर्ड से मिलकर बना है, तो वो लेटिन वर्ड से मिलकर बना है। जो दो वर्ड है, जैसे एगर या एग्री, उसका मतलब है सोइल या लैंड, एंड कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, यानी कि सोइल का कल्टीवेशन, उसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ फंडा है, मतलब ट्रिक्स है, उसको आपको याद रखना है। इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो मज़ा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो कोई भी वर्ड है उसके पीछे अगर कल्चर लगा हुआ है तो उसका मतलब है वो लैटिन ओरिजिन का है। समझ में आया? ठीक। अगर उस वर्ड के पीछे लॉजी लगा हुआ है तो वो ग्रीक ओरिजिन का है। क्लियर? ग्रीक ओरिजिन में आपके दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जिनके पीछे लॉजी लगा हुआ है लेकिन वो ग्रीक ओरिजिन के नहीं है, लेटिन ओरिजिन के। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं, यानी कि एक्सेप्शन हो गए, तो वो है पोमोलॉजी, ठीक, एंड सोशियोलॉजी। यहाँ तक क्लियर? तो जो वर्ड उनके पीछे कल्चर लगा हो वो लेटिन ओरिजिन का, एंड लॉजी लगा होगा वो ग्रीक ओरिजिन का, लेकिन इसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, पोमोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इसके बाद में जो रबी क्रॉप, खरीफ एंड जायद जो सीजन है वो अरबिक ओरिजिन के हैं। ठीक है, रबी का मतलब विंटर, खरीफ का मतलब मानसून एंड जायद का मतलब समर। यहाँ तक क्लियर? तो उसी में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप है कोई भी एंड रबी क्रॉप है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जो खरीफ क्रॉप है, कौन सी रबी क्रॉप है। तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो जनरली एसडीपी होती है, शॉर्ट डे प्लांट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि कौन सी शॉर्ट डे प्लांट है, तो वो जो आपको वहाँ एग्जाम्पल दे रखे होंगे उसमें से जो खरीफ क्रॉप्स आपको लगे कि ये खरीफ है तो वो आपकी एसडीपी होगी। एंड जो रबी क्रॉप्स होती है वो आपकी एलडीपी होती है, लॉन्ग डे प्लांट। तो ये एक तरह से फंडा है, आपको बस इतना याद रखना है। और आपको ये पता तो होगा ही, अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो कौन सी तो खरीफ क्रॉप है, कौन सी रबी क्रॉप है। इसके अलावा हम पल्स की बात कर लेते हैं। पल्स के अंदर भी दो तरह के फंडे हैं। पल्स भी दो तरह की होती है, खरीफ क्रॉप, खरीफ पल्स, सॉरी, एंड रबी पल्स। जो खरीफ पल्स होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n इजिकस टू 22 होते हैं।
ठीक है। खरीफ पल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 22 होते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर 24 होते हैं, वो है हॉर्स ग्राम। क्या है? हॉर्स ग्राम। इतना इसको याद नहीं रखना क्योंकि ये नहीं पूछा जाता जनरली। लेकिन जो रवि पल्स है उसके अंदर जो 2n=2 होता है वो 14 होता है, ठीक है, मैक्सिमम के अंदर। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? चिकपी। उसके अंदर 2n=16 होता है। तो क्रोमोसोम नंबर चिकपी में 16 होता है, लेकिन जो रवि पल्स है उसके अंदर 14 होता है। तो एक फंडा ये हो गया। और इसी में ही जो रवि पल्स है उसके अंदर जो हम सीड होता है उसका जो जर्मिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो यहाँ पे इपीजियल जर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रवि के अंदर इपीजियल, लेकिन इसका भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? अरहर, तुर, इंग्लिश में बोले तो पिजन पी। क्लियर? तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। और जो रवि पल्स है उसमें जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। और इसका भी एक एक्सेप्शन हो गया आपका राजमा। राजमा में क्या मिलेगा? इपीजियल, एंड पिजन पी में आपका हाइपोजियल। तो ये कुछ ट्रिक्स है, तो आपको ये लिख लेनी है, ठीक है। तो इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लैंड का यूज है, वो यूज पैटर्न है इंडिया में, वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो ये 328.7 मिलियन हेक्टर टोटल इसका एरिया है इंडिया का। उसमें से जो रिपोर्टेड एरिया है वो आपका 306.54 मिलियन हेक्टर है, ओके। और इसमें से भी जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है जिसमें खेती होती है वो कितना है? 219 मिलियन हेक्टर 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग। एंड नेट साउंड एरिया है वो 141 मिलियन हेक्टर है। अब आप पूछोगे कि ग्रोस क्रॉप एरिया, नेट साउंड एरिया क्या होता है, तो ये हम एग्रोनॉमी जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ पे और दोबारा से इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप बस इतना देख लो कि ये डाटा है कुछ। जनरली ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप इतना याद रखो। फिर एरिया साउंड सोन मोर देन वंस इन ईयर, मतलब एक साल में जो एरिया एक से ज़्यादा बार सोइंग की जाती है वो कितना है? 78 मिलियन हेक्टर। एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 120.38 मिलियन हेक्टर। एंड नेट इरिगेटेड एरिया 74 मिलियन हेक्टर। एंड राइस क्रॉप एरिया 45 मिलियन हेक्टर। वीट क्रॉप एरिया 30 मिलियन हेक्टर। एंड एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड वो कितना है? 147 मिलियन हेक्टर। एंड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 21.7%। एंड फॉरेस्ट प्लस ट्री एरिया कितना है? 24.62%। फेलो लैंड कितना है? वो 15 मिलियन हेक्टर। एंड पॉस्चर कितना है? एरिया वो है 4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। एंड क्रॉप इंटेंसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी इसको पूछ लेते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है। तो इंडिया की क्रॉप इंटेंसिटी है 155.4% 2021-22 के अकॉर्डिंग। अब कुछ महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल मूवमेंट हुए एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेंगे। बाकी सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे या फिर आप यहाँ पे पॉज करके सारे के सारे को पढ़ सकते हो। 10,000 BC ईयर एगो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था वो कौन था? डॉग। तो डॉग का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था बाय द पर्पज ऑफ हंटिंग। शिकार करने के पर्पज से डॉग को डोमेस्टिकेट किया था अपने पूर्वजों ने, ह्यूमंस ने, ठीक है। इसके अपन को जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ईरान एंड इजराइल में देखने को मिलता है। एंड फिर एग्रीकल्चर के पर्पज से जो सबसे फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो कौन था? सिप, ठीक है, भेड़ थी। फिर उसके बाद में गोट को डोमेस्टिकेट किया गया। फिर उसके बाद में कैटल्स आए, ठीक है। और फिर जो क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था? तो वो बार्ले को देखने को मिलता है। एंड फिर बाद में वीट एंड बार्ले का साथ साथ में देखने को मिलता है। फिर 2900 BC में क्या हुआ कि जो प्लग मतलब हल है उसका इन्वेस्टेड हुआ और इरिगेटेड फार्मिंग हुआ स्टार्टेड, मतलब सिंचाई की खेती स्टार्ट हुई और हल वाला पैटर्न यहाँ पे आया। लकड़ी के हल्स यूज किए जाते थे। तो यहाँ पे ये डायग्राम देख रखा, इसमें आप देखो इंसेस्टेड डायग्राम्स हैं। इसमें ये लकड़ी का हल्स यूज किया जा रहा है, इसको किसी जानवर के साथ खींचा जा रहा है। यहाँ पे ये ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ थ्रेसिंग टाइप का कर रहे हैं, ये लेडी यहाँ पे खाना पका रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ट्रांसप्लांटिंग टाइप कुछ कर रहे हैं, ये होइंग कर रहे हैं, ये पेड़ काट रहे हैं,
ये देखो खेत जोत रहे हैं। आयरन का एरा शुरू हुआ 1000 से 600 BC ईयर एगो। इसमें आयरन की शुरुआत हुई। आयरन के हथियार, औजार यानी कि प्लग वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह बनाना शुरू किया। एंड क्रॉप कल्टीवेशन में आयरन को यूज किया गया। ठीक है। तो इन सब का जो फार्मिंग ऑपरेशंस के लिए आयरन को यूज किया गया था, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, कुल्लावागा एंड महावागा, इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद में पेरिसियन व्हील का कॉन्सेप्ट आया। पेरिसियन व्हील क्या होता है? आपने खूब देखा होगा। इस व्हील को बेलों की हेल्प से ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, और यहाँ से एक साफट टाइप के इससे कनेक्टेड होती है, उससे ये घूमता है। एंड यहाँ से ये क्या करता है कि यहाँ से कुएं से पानी उठाता है। ऐसे इनमें जो ये बाल्टी टाइप का लगा हुआ है, इसमें से पानी उठाता है एंड यहाँ से इस पे पुट करता है, लाइक दैट। दिख रहा है? अब ये पानी पूरा यहाँ से कलेक्ट होकर फील्ड में जाता है और इसको इरिगेशन पर्पज से यूज कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है, जो अभी भी कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाता है। बाई चांस अभी भी जो कोई जिन्होंने ये धरोहर को संभाल के रख रखा है, आपको देखने को मिल जाएगा। जो एग्रीकल्चर में बॉटनी के कुछ मैनुअल्स हैं, जैसे कृषि पाराशरा एंड वृक्ष आयुर्वेदा, ये भी इसमें भी कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद में जो महर्षि कश्यप है, उनके द्वारा भी एक एग्रीकल्चर में बुक लिखी गई थी, कृषि सुक्ति। उसमें भी एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन किया गया था, क्रॉप्स के बारे में। कृषि पाराशरा बुक है, एंड ये वृक्ष आयुर्वेदा है, एंड ये आपकी कश्यप कृषि सुक्ति है। क्या हुआ कि 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि पुर्तगालीज इंडिया आए बिजनेस के पर्पज से। ठीक है। तो लेकिन वो अपने साथ क्या लाए? तो वो अपने साथ गुआवा, टोबैको, रबर, कैशूनट, कॉटन, टोमेटो, चिली, पोटैटो, इन सब के बीज लाए और इंडिया में ग्रो किया। साथ के साथ वो एक ग्राफ्टिंग टेक्निक भी हमको सिखा के गए हॉर्टिकल्चर में, जो हम अभी फिलहाल बहुत इसको यूज़ करते हैं। तो जो ग्राफ्टिंग टेक्निक की देन है वो किसकी है? पुर्तगालीज की। वो कब आए थे? 16वीं सेंचुरी में। तो ये कभी कभी पूछ सकता है कि ग्राफ्टिंग टेक्निक कहाँ से आया? तो पुर्तगाली इसको इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, और काफ़ी सारे यानी कि क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट अब है वो है आपका आयरिश फेमिन। आयरिश फेमाइन कब आया था? वो 1845 में आया था। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया, आता ही आता है। तो आयरिश फेमाइन कब आया था? 1848 में। ईयर का आ सकता है, ईयर दे के फेमिन पूछ सकता है। किसकी किसकी वजह से होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंगस है। एंड जो डिजीज का नाम है वो क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो गया। ठीक है। किस क्रॉप में होता है? पोटैटो में होता है। ये जो इसकी वजह से कौन सा फेमाइन आया था? वो आयरिश फेमिन आया था। ठीक है। कब आया था? 1845 में आया था। इंपॉर्टेंट्स लिख दिए मैंने। अब इसके सिम्टम्स क्या है? तो इसके सिम्टम्स आपको लीफ पे, स्टेम पे एंड ट्यूबर्स पे देखने को मिलेंगे। तो लीव्स पे क्या आएगी? लीव्स पे सबसे पहले वाटर सॉफ्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। वो वाटर सॉफ्ट स्ट्रक्चर बाद में आपको ब्राउन और ब्लैक पेसेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और अगर इन इन स्टेम पे इन्फेक्शन आया तो नोड पे इन्फेक्शन होगा, और नोड्स के जहाँ से इन्फेक्शन हुआ उसके अपर पोर्शन जो है वो पूरा फॉल डाउन कर जाएगा, कोलाप्स कर जाएगा। जो ऊपर का पोर्शन रहता है पूरा गिर जाता है, सूख जाता है। ठीक है। फिर ट्यूबर के अंदर अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो जो ट्यूबर होता है उसके सरफेस पे आपको पूरा ऐसे पर्पलिश ब्राउन टाइप के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इस ट्यूबर को काटते हो तो पूरा अंदर से पूरा नेक्रोसिस, मतलब सड़ा हुआ मिलेगा आपको, पूरा रस्टी ब्राउन टाइप। और ये डिजीज किस कंडीशन में ट्रिगर या आउटब्रेक होता है, मतलब ज़्यादा फैलता है? तो उसके लिए टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तब जाके ये अच्छे से स्प्रेड करता है। और रेनफॉल आपका क्लाउडी डे होना चाहिए। आपको जो इम्पोर्टेंस वो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कौन सा कोजल ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से ये हुआ, तो वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हिंदी में बोलते हैं पछेती अंगमारी। एंड कब आया था? 1845 में। एंड इसकी वजह से कौन सा फेमाइन हुआ था? तो आयरिश फेमिन। ठीक है। बस इतना ही याद रखना, इतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1875
1875 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिश किया गया था, आईएमडी। जो सबसे पहले उसका हेड क्वार्टर था वो कलकत्ता में था, उसके बाद में उसको शिमला में शिफ्ट कर दिया गया था 1905 में, एंड पुणे में 1928 में शिफ्ट किया गया, एंड बाद में उसको दिल्ली में 1944 में शिफ्ट किया गया। तो आईएमडी का हेड क्वार्टर कहाँ है पूछा जाए तो कहाँ है? न्यू दिल्ली। बहुत सारी बुक पुणे लिखती है, नहीं न्यू दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद में 1906 उसमें क्या हुआ था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून में है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, आईएमडी कहाँ पे है उसका हेड क्वार्टर, एंड कब इस्टेब्लिश हुआ था, एंड जो दिल्ली हेड क्वार्टर है वो कब बना था 1944 में, एंड एफआरआई कब इस्टेब्लिश हुआ था तो 1906। ओके, ठीक है। फिर 1901 एंड 05 में के बीच में बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज इंडिया में खोले गए थे, इस्टेब्लिश किया गया था। उसमें से एक पुणे है, कानपुर है, सबौर है, नागपुर है, लियालपुर है एंड कोयम्बटूर है। तो लियालपुर जो है वो भी पाकिस्तान में। 1901 में फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए थे नियोनल डी नाइसवेली, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए थे वो है एच एम लेफ्रॉय, ठीक है। तो फर्स्ट वाला नियोनल डी नाइसवेली एंड एच एम लेफ्रॉय सेकंड। एंड 1905 में अपना जो आईआरआई है वो इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर? पूसा बिहार में। तो उसका पुराना नाम क्या था? इंपेरिकल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नया नाम क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1905 में। अर्थक्वेक एंड फ्लड, द आईआरआई's collapse in Bihar in 1934 and it was shifted to New Delhi in 1936। तो कब कोलैप्स हुआ था? अर्थक्वेक की वजह से 1934 में, एंड न्यू दिल्ली में 1936 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 1926 में क्या हुआ कि लॉर्ड लिंथग्रो था, उसके देख रेख में एक कमीशन बनाया गया था, उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर यानी कि आरसीए। तो आरसीए ने एक रिपोर्ट सबमिट करी 1928 में। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पर 1929 में आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे इसका नाम था इंपेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली। तो जो आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट है वो किस कमेटी के अपॉइंटमेंट पे हुआ, तो उसको आपको याद रखना है किसके रिकमेंडेशन पे हुआ। तो वो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन पे हुआ, यानी कि आरसीए के रिकमेंडेशन पे हुआ। फिर आईसीआर ने क्या किया, 1940 में इंडियन फार्मिंग के नाम से एक मंथली मैगजीन निकालना शुरू किया। उसके अंदर खेती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रिंट करके फार्मर्स तक पहुंचाते थे। ओके, क्लियर। उसके बाद में आता है 1943। 1943 में क्या होता है? ग्रेट बंगाल फेमिन, ठीक है, ये आता है इंडिया में, बहुत तबाही मचाता है। किस क्रॉप में आता है? राइस में। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजा, ठीक है। क्या करता है राइस में? ब्राउन स्पॉट लीफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ इसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है, और क्रॉप याद रखनी है, और ईयर याद रखना है कौन सी ईयर में आया था, ठीक है। और इस क्या किया था उस पर्टिकुलर क्रॉप पर, तो ब्राउन स्पॉट किए थे, राइस में आया था कोजल ऑर्गेनिज्म इसका हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजा, एंड 1943 में आया था, इसको जानते हैं ग्रेट बंगाल फेमिन के नाम से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद में 1946 में डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज जो इस्टेब्लिश किया गया था वो फरीदाबाद में इस्टेब्लिश किया था। ये काफ़ी सारी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लांट प्रोटेक्शन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो फरीदाबाद हरियाणा में है, इसको याद रखना है। इसके बाद में 1946 में ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये पुराना नाम है, अब इसका नया नाम चेंज हो गया, उसको कर दिया गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। तो आपको ये याद रखना है, ये 2024 में ही चेंज हुआ है, तो आपको NRRI याद रखना है। 1948 में GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड पे ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके बारे में हम आगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, वहाँ पर डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे। फिर 1947 सबसे पहले ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मेज पर। पहला वो क्या था कि जो मेज को कल्टीवेशन है उसको इम्प्रूवमेंट करना था। तो सबसे पहले वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? लुधियाना पंजाब में,
ठीक है, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है वो किस क्रॉप पे हुआ था? मेज पे। ये क्वेश्चन कब काफ़ी बार आ चुका है। कौन सी ईयर में हुआ था? 1957 में हुआ था। अभी डब्ल्यू का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हुआ कि 1960 में जो इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसका नाम था जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट पंतनगर, जो पहले उत्तर प्रदेश में थी लेकिन अभी उत्तराखंड में है। ठीक है, और जो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस पैटर्न पे हुआ था? उस पैटर्न का नाम है लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ यूएसए। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड इसके बाद 1966 में क्या हुआ? सीड एक्ट आया, तो उसमें काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस आए। तो 1966 का कब में क्या आया? सीड एक्ट। तो ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एंड सीड कॉर्पोरेशन कब बना था? 1963 में। एंड 1965 जो आईसीआर का फर्स्ट डीजी या वाइस प्रेसिडेंट वो बोल सकते हो, डायरेक्टर जनरल, वो कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल सर। ठीक है, तो फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर कौन है? डॉक्टर बीपी पाल सर। एंड वाइस प्रेसिडेंट ये होते हैं। एंड प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। 1966 एंड 67 में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में आपको जो याद रखना है वो 1973, इसमें आपका जो एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस है वो स्टार्ट हुई। एआरएस की सर्विस है वो स्टार्ट हुई। इसके बाद 1973 में ही एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि एएसआरबी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में आपका 1974 में क्या हुआ? 1974 में टीवी सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिटिंग। तो ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये केनाल एरिया ऑफ राजस्थान एंड चंबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। और ये जो टीवी सिस्टम है वो किसने फॉर्मुलेटेड किया था? तो वो डेनियल बेनोर एंड बैक्स्टर ने, इन दोनों ने मिलकर इसको फॉर्मुलेटेड किया था। ठीक है, फिर 1974 में ही क्या हुआ? फर्स्ट केवी के इस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे हुआ? पांडुचेरी में। किसके अंडर? टीएनयू के अंडर में। ठीक है, तो फर्स्ट केवी के यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले कहाँ पे खुला? तो पांडुचेरी में खुला। कब खुला? 1974 में। और अब फिलहाल इंडिया में कितने केवी के हैं? तो 731 टोटल केवी के अभी फिलहाल तक है। नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट जो हैदराबाद में है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1976 में। मैं आईसीआर का गोल्डन जुबली ईयर है वो 1979 में आया। तो उस टाइम पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो गोल्डन जुबली ईयर था आईसीआर का, उस पर कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक, इसके बाद में नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो वो कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। तो नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। बाद में 1996 में नेशनल जीन बैंक है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म्स। ठीक है, फिर 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट हुई। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं कि जो 2005 था उसके अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को 2014 के अंदर किसमें मर्ज कर दिया गया? तो इस प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि MIDH, यानी कि NHM से क्या बन गया? MIDH, यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक, एंड 2006 में आईसीआर ने लॉन्च किया नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट यानी कि NAIA विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड 2006 में ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में इतने ही, हमने सारी मॉडर्न एंड एंशियस हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखी, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखी। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक तो डेफिनेट है ही है, लेकिन आप इस वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बुक के साथ पढ़ना। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देखो तो आपके पास एनआर सुंडा कम से कम होनी चाहिए, और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे आप उसमें लिख लेना, नहीं तो उसी को आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सारी बुक को कवर करेंगे, सारा जनरल एग्रीकल्चर आपको हम यहाँ पे फ्री में पढ़ाने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।